हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SSARBL में। मैं आपका साथी कुलदीप सर आज आपको नई वीडियो में बात करता हूं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। बात करते हैं बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है बेटा, आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य हैं। तो बात करते हैं बेटा जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं बेटा, उन्हें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहते हैं। बात करते हैं बेटा अगर हेल्पिंग वर्ब की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करते हैं। डू या डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हेल्पिंग वर्ब होती है। हेल्पिंग वर्ब को बेटा बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। उसके बाद बेटा बात करते हैं मेन वर्ब। जैसा कि बेटा आपको पहले की वीडियो में बताया गया है टेंस चार्ट में, टेंस कितने प्रकार के हैं, उनके प्रकार और उनकी पहचान, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो पूरा वीडियो है जिसमें पूरा विस्तृत बताया गया है बेटा, आपको अगली वीडियो टेंस के चार्ट में आपको वो प्रोवाइड करवा दी गई है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मेन वर्ब जैसे बेटा बोलते हैं मुख्य क्रिया, इसमें बेटा मेन वर्ब जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। अब सबको पता है बेटा असर्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं बेटा हिंदी में? साधारण वाक्य, जो एकदम साधारणता होंगे बेटा। असर्टिव दो प्रकार से होता है साधारण में। साधारण वाक्य बेटा दो प्रकार से होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव थॉट पे, एक होता है निगेटिव थॉट पे। तो बात करते हैं इसका। तो असर्टिव सेंटेंस जो होते हैं बेटा वो टू टाइप्स में होते हैं। फर्स्ट होता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं बेटा सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य। और दूसरा है बेटा निगेटिव सेंटेंस, जिसे कहते हैं बेटा हिंदी में नकारात्मक वाक्य। अब बेटा इसमें सबसे पहले बात करते हैं पहले सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस की, जिसे हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो बेटा ये अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। उसके बाद बात करते हैं बेटा सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस की। अफर्मेटिव जैसा कि बेटा आप सभी लोगों को पता है अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। बेटा ऐसे वाक्य जिनमें पॉजिटिवली बात की जाए, हमेशा पॉजिटिव सोच हो, उस वाक्य को हम कहेंगे सकारात्मक वाक्य। जब बात करते हैं इसमें तो सेंटेंस की तो पहचान हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बता ही दी है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि अगर शब्द पाए जा रहे हैं बेटा तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य होंगे। बात करते हैं बेटा इसमें रूल की। तो याद रखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ रूल हैं।
याद रखिए बेटा, अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें आप लोग कहते हैं हिंदी में सकारात्मक वाक्य, इनमें हेल्पिंग वर्ब सबको पता है बेटा, हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, जिसका प्रयोग नहीं करते हैं। डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, जानने की बड़ी इच्छुक होगी। इच्छुकता आपके शरीर में बहुत तीव्रता से चल रहा होगा बेटा। मस्तिष्क में एक क्वेश्चन ये जरूर उठ रहा होगा कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब डू या डज, सर ने बता दिया जैसा कि हेल्पिंग वर्ब में डू या डज का प्रयोग नहीं होता है, तो क्यों नहीं होता है, क्या कारण है ना होने का? तो बेटा याद रखिएगा, सकारात्मक वाक्य होते हैं जिनमें जो मेन वर्ब होती है सकारात्मक वाक्य में, मेन वर्ब ही बेटा सहायक क्रिया का कार्य करती है और कार्य को बताती है। इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो आपकी सहायक क्रिया है उसका यूज़ नहीं होता है। कार्य करना, डायरेक्शन, टाइमिंग, समय, पूरा बेटा हेल्पिंग वर्ब जो होता है आपका क्या बोलते हैं, मुख्य क्रिया जो है आपकी मेन वर्ब, ठीक है, वो बता देती है। इसलिए इन सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। तो रूल नंबर 1 बेटा, डू या डज का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या लगाएंगे? जैसे मैंने बताया कि डू या डज सकारात्मक वाक्य में जो मेन वर्ब होती है वही कार्य करती है, ठीक है। तो अब अगर मेन वर्ब लगाएंगे मेन वर्ब में ही, तो क्या जोड़ दें कि वो हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाए? तो बेटा याद रखिएगा, सबको पता है कि हेल्पिंग वर्ब जब नहीं लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बेटा हम लोग एस या ई एस जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं बेटा? एस या ई एस वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही बेटा हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन इसमें भी केस है बेटा, इसमें भी केस हैं। जैसे फर्स्ट है, सबको पता है बेटा, सिंगुलर नंबर अर्थात एक वचन करता, एक वचन करता, जिसे आप लोग कहते हैं बेटा सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के लिए जो भी होगा बेटा, उसमें मेन वर्ब जो होती है आपकी, मेन वर्ब में बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मेन वर्ब जो होती है वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसमें बेटा एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। बाकी अन्य जो बचा, अर्थात बचा क्या है आपका, बहुवचन। तो बहुवचन कर्ता में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक बेटा, फर्स्ट केस क्या है, अगर एक वचन करता रहा सिंगुलर नंबर, तो उसमें मेन वर्ब जो होगी बेटा, मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सबको पता है मेन वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, उसमें बेटा एस या ई एस का प्रयोग करेंगे। अगर वहीं पे कर्ता जो है आपका वाक्य का, अगर वो बहुवचन होता है अर्थात प्लूरल होता है, अगर कर्ता क्या होगा बेटा, प्लूरल नंबर होगा, ठीक है, तो उसमें मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस का प्रयोग नहीं करेंगे बेटा, ठीक है। जैसा कि हम आपको एग्जाम्पल में बता देते हैं, स्ट्रक्चर इसका बना देते हैं। ये बेटा रूल नोट डाउन कर लीजिएगा, और ये भी बता देते हैं किस में आप यूज़ करेंगे किस में नहीं करेंगे। तो याद रखिएगा, एस या ई एस जिसमें यूज़ करना है, जैसे कि ही, सी, इट और बेटा नेम। नेम में बेटा आपका कोई भी, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, कोई भी होगा, अगर ये आते हैं तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बेटा एस या ई एस आप जोड़ दीजिएगा। बाकी और प्लूरल में जैसे आई, यू, दे, वी, अगर ये बेटा दिखते हैं तो इनमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करिएगा, उसमें एस या ई एस का प्रयोग मत करिएगा। जैसे बेटा आपको दिखाते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के, जैसे बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर इरेज कर रहे हैं।
स्ट्रक्चर फॉर्म में बेटा तोड़ लीजिएगा कि वाक्य को तोड़ेंगे कैसे और कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ तक अधिकतर बेटा सबको देखने को ये मिलता है कि कुछ बच्चों को, क्या सभी को लगभग ये होता है कि बेटा हिंदी में जो वाक्य होते हैं उनको बच्चे इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, अगर आप स्ट्रक्चर समझ गए तो आप कोई भी, कितना भी बड़ा सा बड़ा सेंटेंस हो या छोटा सा छोटा वाक्य हो आपका, उसे आप बहुत आसानी से तोड़ के उसे आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आइए देखिएगा बेटा, स्ट्रक्चर जिसको आप वाक्यों को तोड़ सकते हैं जिसकी सहायता से। तो सबसे पहले बेटा आप अगर लिखिएगा कोई भी वाक्य हो तो उसमें आप सबसे पहले ढूंढिएगा सब्जेक्ट को। किसको ढूंढेंगे बेटा? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट जिसे आप हिंदी में कहते हैं सब्जेक्ट को कर्ता, कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। उसके बाद बेटा सबको पता है अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब तो इसमें यूज़ होनी नहीं है, तो सहायक क्रिया का कार्य कौन करेगा? मेन वर्ब ही करेगी। और मेन वर्ब होती क्या है बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है यहाँ पर। और इसमें बेटा अगर कर्ता एक वचन हुआ तो एस या ई एस लगेगा, अगर नहीं है, अगर बहुवचन है तो उसमें एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद बेटा आगे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सबको पता है, मेन वर्ब को बोलते बेटा मुख्य क्रिया, जैसा कि मैंने अभी पहले बता दिया है। ऑब्जेक्ट जिसे कहते हैं कर्म। आप कार्य करेंगे तो किसी न किसी कर्म के लिए करेंगे। फिर बेटा अन्य वाक्य अर्थात अदर वर्ड, जो भी बचेगा, अदर में जो भी बचेगा अन्य में, वो आप आगे उसी के आगे अटैच कर देंगे। जैसे ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, जैसे ही वह अपना पाठ याद करता है। एग्जाम्पल है बेटा, पहला एग्जाम्पल है, वह अपना पाठ याद करता है। तो अब इसको तोड़ोगे कैसे? दिख तो रहा है बहुत अच्छा सा कि अरे यार वह है अपना पाठ याद कर रहा है, तो इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो कैसे करोगे? सबको पता है बेटा कि अब एक चीज़ देख लीजिएगा, वाक्य के लास्ट में, अंत में देख लीजिएगा ता है। और सबको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने पहचान बताई है कि जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, अगर ये बेटा शब्द आ जा रहे हैं तो वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाएगा। अब यहाँ पर ता है आ रहा है, अर्थात ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब बात करते हैं बेटा, वह अपना पाठ याद करता है, अर्थात वो कर रहा है, पॉजिटिवली चल रहा है, अर्थात बात करता है सकारात्मक वाक्य की। तो सकारात्मक वाक्य के स्ट्रक्चर के अनुसार हम इस सेंटेंस को तोड़ लेंगे। तो कौन करता है बेटा? क्वेश्चन लगाइएगा, कौन अपना पाठ याद करता है? तो वह क्या है? आपका सब्जेक्ट है। क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। उसके बाद मेन वर्ब, करना क्या है बेटा? यहाँ काम बता रहा है आपको याद करने का। क्या बता रहा है बेटा? याद करने का। तो याद करना क्या है बेटा? मेन वर्ब है आपकी। क्या है? मेन वर्ब है। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? कर्म किसके लिए है? पाठ के लिए ना। तो अपना पाठ है, पाठ है तो किसका है ये पाठ? अपना है, तो इसलिए अपना पाठ क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और बाकी बेटा कुछ है ही नहीं, तो अदर वर्ड से कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। अगर अन्य कोई वाक्य आता है ऐसा जिसमें अदर वर्ड अगर शामिल होगा तो उसमें आप अदर वर्ड भी शो कर सकते हैं। तो बेटा ट्रांसलेट कर लीजिएगा। सबसे पहले लाना क्या है मुझे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ क्या है बेटा? वह की इंग्लिश होती है ही। क्या होती है बेटा? ही के बाद अब मुख्य क्रिया आता है। स्ट्रक्चर में देखिएगा, पहले सब्जेक्ट किया, उसके बाद अब मेन वर्ब की बात करते हैं। मेन वर्ब क्या है? याद करना। याद करने का क्या होता है बेटा? याद करने का लर्न होता है, याद करना। अब बात करते हैं बेटा, वह क्या है? एक वचन है या बहुवचन? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आपने लर्न लगा दिया है। अब बात करते हैं एस या ई एस का। क्या इस वाक्य में एस या ई एस का प्रयोग होगा या नहीं होगा? तो बात करते हैं बेटा मेन वर्ब की। तो देखिएगा, पहले करता अगर बेटा एक वचन होगा तो एस या ई एस लगेगा रूल के मुताबिक। अगर कर्ता बहुवचन हुआ
तो एस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। बेटा यहाँ बात करते हैं अगर कर्ता की, तो कर्ता है वह। हमने बता दिया था पहले ही कि ही, सी, इट और नाम अगर आता है तो उसमें एस या ईएस का प्रयोग करना है, बाकी और सभी में नहीं करना है। तो यहाँ पर बेटा ही है तो यहाँ लर्न है, लर्न में आप एस का प्रयोग कर दीजिएगा, हो जाएगा लर्न्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट बेटा अपना पाठ, तो अपने के लिए वह का ही अपना भाग क्या होगा, अर्थात पॉसेसिव केस अगर इसका लगाएंगे तो ही का जो पॉसेसिव केस होता है, अगर प्रोनाउन चार्ट आप पढ़ रखे होंगे बेटा तो पता होगा, ही होता है सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है बेटा हिम, और पॉसेसिव केस होता है हिज। क्या होता है बेटा, हिज। तो यहाँ क्या यूज करोगे, हिज। ही लर्न्स हिज, पाठ का होता है बेटा लेसन। क्या होता है, लेसन, तो लेसन। उसके बाद फुल स्टॉप, तो हो जाएगा ही लर्न्स हिज लेसन, वह अपना पाठ याद करता है। इसके बाद दूसरा, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। अब बेटा बात करते हैं यहाँ पर, तो तुम क्या है, कौन बाजार जाता है, अगर क्वेश्चन उठाओगे तो तुम सब्जेक्ट हो जाएगा, जाना क्रिया जो है आपके मेन वर्ब हो जाएगी बेटा, और जो बाजार है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ बात करेंगे, अगर ट्रांसलेट करेंगे इसका, तो वह बात तुम बाजार जाते हो, इसका सब्जेक्ट क्या है बेटा, तुम का होता है यू। क्या हो जाएगा बेटा, यू। उसके बाद मेन वर्ब क्या है बेटा, जाना, जाने का होता है गो। अब बेटा जो करता है वो है आपका बहुवचन, इसलिए यहाँ एस या एस का प्रयोग नहीं होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, यू, आई, वी और दे के साथ एस या एस का प्रयोग वर्ब के साथ नहीं करेंगे। तो यू गो टू, अब कहाँ जाना है बेटा, कर्म किसके लिए है, जाना किसके लिए जा रहा है, तो बाजार के लिए जा रहा है ना बेटा, तो गो टू मार्केट। क्या हो जाएगा बेटा, गो टू मार्केट, ये हो जाएगा बेटा। अब बात करते हैं इसी के आगे नेगेटिव सेंटेंस की, तो नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, फिर इरेज कर रहे हैं। बात करते हैं बेटा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस की। जिसे हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब बेटा याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें जो सहायक क्रिया है आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग बेटा होता है यहाँ पर। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए बेटा स्ट्रक्चर हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर बेटा हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके बाद बेटा निगेटिव है, नकारात्मक है, अगर नकारेगा तो जाहिर सी बात है नहीं वर्ड आएगा, तो जब नहीं वर्ड आएगा तो वहाँ पर आप नॉट का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट डू या डज, फिर बेटा आपका नॉट, फिर आ जाएगा बेटा वर्ब, और वर्ब लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही ना, यहाँ पर एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस या एस के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग यहाँ हम कर ही रहे हैं। उसके बाद बेटा बात करेंगे ऑब्जेक्ट का, फिर अदर वर्ड आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ एग्जाम्पल इसमें भी लेके देख लेते हैं, जैसे तुम खाना नहीं पकाते हो, तुम खाना नहीं पकाते हो या तुम खाना नहीं बनाते हो, इसको दो प्रकार से आप कर सकते हो बेटा, या इस सेंटेंस को तुम खाना नहीं बनाते हो।
अब बेटा सबको पता है लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, आ ही रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल ही रहा है जाहिर सा। तो इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो एग्जाम्पल है, तुम खाना नहीं पकाते हो या बनाते हो। तो तुम का सब्जेक्ट है तो बेटा यू हो जाएगा। अब यू क्या है बेटा, बहुवचन है, बहुवचन के लिए प्लूरल के लिए बेटा डू का प्रयोग और सिंगुलर में डस का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल है तो डू का यूज़ होगा। यू डू नहीं के लिए नॉट, यू डू नॉट। अब बेटा पकाना या बनाना, तो जाहिर सी बात है सबको अगर भोजन है तो भोजन को आप पकाओगे तो कुक ही करोगे, तो क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पर कुक। बनाने का या पकाने का क्या हो जाएगा बेटा, कुक हो जाएगा। तो यू डू नॉट कुक। अब क्या बना रहे हो बेटा, खाना, तो कुक द फूड, फुल स्टॉप। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बेटा। अब बात करते हैं इसी के आगे नेगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसी के बेस पे आप तोड़ लीजिएगा, उसके बाद आप ट्रांसलेट करिएगा। अगर ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे इसी वीडियो पर, आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट सेक्शन में ही उसका जवाब मिल जाएगा। बात करते हैं बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। बेटा प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं इसमें भी बेटा दो प्रकार से आते हैं, टू टाइप्स के होते हैं बेटा। एक टाइप फर्स्ट, एक टाइप सेकंड। दो भागों में हम तोड़ के बता देते हैं आपको। एक बेटा होता है वाक्य की शुरुआत होती है क्या से, किससे होती है बेटा, क्या से होती है। जैसे कि क्या वह खाना खाता है, क्या वह नहाता है, क्या वह जाता है। तो ऐसे ही अगर सेकंड टाइप का है बेटा तो क्वेश्चन वर्ड जो है, जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, तो ये अगर ये वर्ड बेटा आपके बीच में आते हैं, वाक्य के बीच में आते हैं, तो दो प्रकार से। तो स्ट्रक्चर हम बना दे रहे हैं दोनों के लिए बेटा। स्ट्रक्चर जो है वो हम दोनों के लिए बना देते हैं और एग्जाम्पल लेकर के भी हम आपको समझा देंगे विस्तृत। जहाँ बेटा समझ में ना आए आप बता सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा आपको अगली वीडियो में। जैसे अगर क्या से स्टार्ट होता है बेटा, तो जब क्या से स्टार्ट होगी तो आप शुरुआत जो करेंगे हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। उसके बाद बेटा यूज़ कर लेंगे आप सब्जेक्ट। फिर बेटा अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग किया गया होगा तो उसके लिए आप नॉट भी लगा सकते हैं, अगर नहीं दिया तो मत लिखिएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बेटा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बेटा उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि प्रश्नवाचक जो चिन्ह है वो बेटा लास्ट में लगा रहेगा और जो वाक्य आएगा उसके भी लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो इसके लिए स्ट्रक्चर जो होगा बेटा वो होगा क्वेश्चन वर्ड जो भी लिखा हो, जैसे क्या है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, जो क्वेश्चन वर्ड बेटा बीच में आएगा उसकी स्पेलिंग जो होगी, ठीक है, वो मीनिंग उसकी क्वेश्चन वर्ड को आप पहले लिख दीजिएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करिएगा। सेम प्रोसेस यही रहने वाला है, डू या डज। फिर बेटा आपका सब्जेक्ट, फिर बेटा नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर बेटा ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर बेटा क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे देख लीजिएगा, क्या राधा गाना गाती है। तो बेटा क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा लास्ट में। क्या राधा गाना गाती है, तो अब क्या से स्टार्ट हुआ है, तो जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे
तो मैंने पहले बताया है टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड के बारे में। अगर बेटा वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो आप शुरुआत किससे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अगर वही स्टार्टिंग सब्जेक्ट से होती और क्वेश्चन वर्ड बीच में दिया होता तो अब आप स्टार्टिंग क्वेश्चन वर्ड से ही करते हैं। यहाँ पर क्या की स्पेलिंग व्हाट मत लिखिएगा, नहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, क्या आ गया तो बोलेंगे सर पहले हम व्हाट लिखेंगे, तो ऐसा मत करिएगा, गलत हो जाएगा बेटा। अगर क्या से प्रारंभ होता है तो हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करिएगा, डू या डज। अब सवाल उठता है डू या डज, दो हेल्पिंग वर्ब है, डू भी है डज भी है, अब यूज़ क्या करना है, तो यूज़ करना है बेटा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट अगर बेटा एक वचन है अर्थात सिंगुलर है तो डज का प्रयोग, अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ की नाम है राधा, क्या है, राधा, राधा ही करता है, गाना कौन गा रहा है बेटा, तो राधा ही गा रही है, तो राधा एक नाम है और नाम सिंगुलर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे डज का, क्योंकि हमने पहले बता रखा है सिंगुलर के लिए डज और प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो स्टार्टिंग लिखेंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट है राधा तो डज राधा, उसके बाद नहीं इसमें दिया नहीं तो नॉट का प्रयोग करना नहीं। वर्ब है गाना, गाती है तो गाती का होता है बेटा सिंग, क्या होता है बेटा, सिंग। अब गा रही है, क्या गा रही है, तो गाना गा रही है, ऑब्जेक्ट गाना है तो आ सॉन्ग हो जाएगा, तो सिंग आ सॉन्ग, उसके बाद बेटा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा बेटा एग्जाम्पल। अब इसके बाद बात करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं क्वेश्चन वर्ड बीच में। तो क्वेश्चन वर्ड बीच के लिए जैसे राम अपने मित्रों के साथ, राम अपने मित्रों के साथ बाजार क्यों जाता है। अब बेटा यहाँ क्वेश्चन उठाया गया है कि राम जो है वो अपने दोस्तों के साथ ही बाजार क्यों जाता है, तो वो बेटा राम समझता होगा कि राम क्यों जाता है, जैसे आप लोग हैं अपने मित्रों के साथ जाते हैं वैसे ही राम है अपने मित्रों के साथ जा रहा है, तो राम है अपने मित्रों के साथ बाजार क्यों। अब बेटा क्वेश्चन उठाने वाला वर्ड कौन सा है, क्यों। अब क्यों है सबको मैंने बताया, अगर क्वेश्चन वर्ड बेटा बीच में आ रहा है, ठीक है, तो स्टार्टिंग आप इसके लिए स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद डू या डज, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। तो बात करते हैं बेटा यहाँ कर्ता आपका सब्जेक्ट राम है, अपने मित्रों के साथ अदर वर्ड है, बाजार बेटा ऑब्जेक्ट है, जाना जो है वो मेन वर्ब है और क्यों तो क्वेश्चन वर्ड है ही। तो ट्रांसलेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो क्यों का होता है स्पेलिंग हाय, क्या होता है बेटा हाय। अब राम है, राम एक वचन है इसलिए डज, तो हाय डज राम, हाय डज राम। उसके बाद बेटा सब्जेक्ट आ गया, फिर नहीं है नहीं तो नॉट लगाना नहीं, वर्ब है जाना तो जाने का हो जाएगा गो टू, गो टू। अब कहाँ जा रहा है बेटा, तो बाजार, गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। अब बेटा किसके साथ जा रहा है, तो साथ जाने के लिए क्या लगाओगे बेटा विद। अब अपने मित्र हैं, राम है लड़का है तो लड़का के लिए क्या लगा देंगे, अपने के लिए हिज, और दोस्त हैं तो दोस्त को स्पेलिंग में क्या कहते हैं इंग्लिश में बेटा फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, हाउ डज राम गो टू मार्केट विद हिज फ्रेंड्स। आज के लिए बेटा इतना ही, बाकी दूसरा पार्ट जो होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसको आपको अगली वीडियो में मिलेगा बेटा। आज के लिए इतना ही, तो बेटा याद रखिएगा, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। अगर आप नए हैं यूट्यूब चैनल पे तो हमारे यूट्यूब चैनल SSARBL को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।